हेलो स्टूडेंट्स। जो गैल्वेनोमीटर हमने इससे पहले वीडियो अपलोड किया था उसमें कुछ चीजें रह गई है जो हम इस वाले वीडियो में क्लियर करेंगे। जैसे मैंने उस वाले वीडियो में आपको कहा था कि मैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और इसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों कहते हैं और कैसे नॉर्मल टू द कॉइल इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है, जो हमने पिछले लेक्चर में यूज किया है बेसिकली। और साथ में हम पढ़ेंगे दैट व्हाट इज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसमें हम दो सेंसिटिविटीज को डिस्कस करेंगे, एक तो करंट सेंसिटिविटी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और वोल्टेज सेंसिटिविटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। और हम ये देखेंगे इस लेक्चर में दैट कि ये सेंसिटिविटी हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो जहां तक सवाल है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक कनकेव शेप्ड मैग्नेट लेते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि सर हम कनकेव शेप्ड मैग्नेट कैसे बनाएंगे। देखो, हम एक क्यूब लेंगे, ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है ना, कुछ ऐसे। और फिर हमने क्या किया, हमने इस क्यूब को ड्रिल किया। कहां पे? बीच में ड्रिल किया, ठीक है ना। ये इधर से मैंने ड्रिल किया इसको। जब मैं इसको ड्रिल करूंगा तो वहां से बेसिकली बाहर मैं इसको ऐसे ये ड्रिल करता हूं तो ये वाला पोर्शन मैं इसका बाहर निकालता हूं। मतलब पूरे क्यूब में से जब आप ये वाला पोर्शन बाहर निकालोगे तो आप देखोगे दैट अंदर जो सुराख बनने वाला है, होल बनने वाला है, वो एक सिलेंड्रिकल शेप्ड होल बनेगा, है कि नहीं। और आप इमेजिन कर सकते हो दैट जैसे हमारे पास दो पीसेस अब होंगे। ये देखो, मैं वही सिलेंडर यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो, ऐसा सिलेंडर हमें कुछ ऐसा सिलेंडर मिलेगा, ये ऐसा सिलेंडर मिलेगा। ये एक पोर्शन हो गया, दूसरे पोर्शन में तो बीच में सिलेंडर है। और इसी को कनकेव शेप्ड मैग्नेट भी कहा जाता है, या इसको सिलेंड्रिकल शेप्ड मैग्नेट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अंदर जो आपने इसको ड्रिल किया है, इसने इस मैग्नेट के अंदर एक सिलेंड्रिकल शेप्ड होल बनाया है, सिलेंड्रिकल शेप्ड स्ट्रक्चर अंदर बनाया है, और हमने इसको सिलेंड्रिकल मैग्नेट का नाम दिया। अब देखो, अब इस सिलेंड्रिकल मैग्नेट में क्या होगा। चलो, अब हम मैग्नेट को कंसीडर कर रहे हैं। हमने एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट लिया, कनकेव मैग्नेट हमने लिया, तो ये वो कनकेव मैग्नेट है। देखो, ये हमारे पास कनकेव मैग्नेट है। ये देखो, ये हम कनकेव मैग्नेट कंसीडर कर रहे हैं। इसके अंदर जो है हम कॉइल को वाउंड कर रहे हैं। किसके अंदर? देखो, हम एक सिलेंड्रिकल बेस लेते हैं जो इसमें फिट हो जाए, ठीक है ना, थोड़ी सी गैप रहे सो दैट वो सिलेंड्रिकल बेस इसके साथ टच ना हो। हम यहां पे एक सिलेंड्रिकल बेस लेते हैं और उसी सिलेंड्रिकल बेस के ऊपर हम एक वायर वाउंड करते हैं, या हम रेक्टेंगुलर कॉइल उसी पे वाउंड करते हैं। उसी सिलेंडर को हम इस गैप के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। देखो, हमने क्या किया, हम सॉफ्ट आयरन लेते हैं। हम सॉफ्ट आयरन लेते हैं, ठीक है ना। इस सॉफ्ट आयरन सिलेंडर के ऊपर हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर एक वायर को वाउंड करते हैं। ये सिलेंडर है और ये मेरे पास एक वायर है और मैं इस वायर को वाउंड करने जा रहा हूं, ठीक है ना। कुछ ऐसे देखो, ये मैं वाउंडिंग ऐसे ले रहा हूं, ऐसे, फिर ऐसे वाउंड करता हूं। देखो, आपको बीच में दिखेगा दैट मैं एक रेक्टेंगुलर लूप बना रहा हूं। ये देखो, ये बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर को मैंने, सेम स्ट्रक्चर को मैंने, इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को मैंने इसमें इंसर्ट किया है। किसमें? यस, एग्जैक्टली, मैंने इसको इसमें इंसर्ट किया है, ये इधर ऐसे, दिस वे। लेकिन ये सिलेंडर उतना ही बड़ा लगभग मैंने लिया है जितना बड़ा होल मैंने इधर बनाया था, सो दैट, लेकिन ये इसके साथ टच नहीं होना चाहिए, ये फ्रीली मूव करना चाहिए, कुछ ऐसे, ये ऐसे मूव होता है इसके अंदर, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर हमारे पास है। अब सवाल ये है दैट सर आपने सॉफ्ट आयरन का कोर क्यों लिया? आपने सॉफ्ट आयरन का कोर क्यों लिया? सॉफ्ट आयरन की एक प्रॉपर्टी होती है दैट ये मैग्नेट लविंग होता है। ये मैग्नेट लविंग का मतलब ये है, मैग्नेट लविंग का मतलब ये है कि ये अपने अंदर इजीली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलाउ करता है।
इसमें इजीली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है। और इस सॉफ्ट आयरन को हम इसलिए एक फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस का नाम देते हैं, जो आप अगले सब यूनिट में पढ़ोगे जब हम मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने इसको लिया। हमें वो मटेरियल चाहिए जो फेरोमैग्नेटिक हो, मतलब जिसकी ये प्रॉपर्टी हो दैट वो मैग्नेट को लव करे या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इजीली अपने अंदर पास करे। तो वही हमने लिया। क्यों, वो भी मैं समझाऊंगा अभी। तो हमने क्या किया, हमने इधर इस सिलेंड्रिकल शेपर्ड बेस को डाल दिया है और इधर वो कॉइल है जो मैंने अभी दिखाई थी आपको, ये वो कॉइल है, ठीक है ना। ये देखो, ये सिलेंड्रिकल शेपर्ड बेस है और इसके ऊपर ये कॉइल है। ये उस कॉइल का आपको ऊपर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। तो इसको मैं अभी रब करता हूं। अब ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब मुझे बताओ कि ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस कब इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, जब सर ये यहां पे एक साउथ पोल को बनाएगा। तो ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस क्या करता है, ये मैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटाइज का मतलब ये है कि इसके अंदर जो है प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट डेवलप होना स्टार्ट होती है, या ये एक मैग्नेट का काम करने लगता है। ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने जा रहा है। इसका मतलब इसके पास दो पोल्स होंगे, एक तो नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। अब हमने यहां पे नॉर्थ क्यों बनाया और यहां पे साउथ क्यों बनाया, क्योंकि ये साउथ इस नॉर्थ के साथ अट्रैक्ट तभी होगा, ठीक है ना। और ये नॉर्थ और ये साउथ आपस में अट्रैक्ट कर सकते हैं, तभी हम बोल सकते हैं दैट इसने जो है एक फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस का काम किया। ये मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा। हमारे पास एक कनकेव सिलेंड्रिकल शेप्ड मैग्नेट होगा। इसके अंदर और एक सिलेंडर मैंने डाल दिया है जो सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है, जो कि एक फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस है। इसके ऊपर मैंने एक कॉपर वायर को वाउंड किया है और वो रेक्टेंगुलर कॉपर वायर इसके ऊपर या रेक्टेंगुलर लूप की शेप में इसके ऊपर बन गई, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा। अब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बनाता हूं सो दैट आप इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाओ। देखो बेटा, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये फॉर एग्जाम्पल ये सिलेंड्रिकल शेप्ड मैग्नेट है, उसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और इसके अंदर मैंने फॉर एग्जाम्पल ये सिलेंड्रिकल बेस रखी है फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस की, सॉफ्ट आयरन की, जिसके ऊपर वायर्स वाउंड की गई है, ठीक है ना। अब देखो, तो इसने कहा कि मैं एक साउथ पोल यहां पे फॉर्म करूंगा और ये यहां पे नॉर्थ पोल फॉर्म करेगा। अब देखो साउथ और नॉर्थ की क्या प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, ठीक है ना। नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, वो हम जानते हैं। यहां पे देखो क्या होगा, ये नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी बेटा, ये इस वाले साउथ पे नहीं जाएगी, ये उस वाले साउथ को ढूंढ रही है। जब नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी तो ये कहां जाना चाहती है, इस साउथ में जाना चाहती है। तो ये उस वाले साउथ पोल को ढूंढ रही होती है जहां तक इसको कम डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ेगा। तो आपको समझ आ रहा होगा सर, ये नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, ये सीधे इस साउथ पोल में एंटर हो जाएगी, कुछ ऐसे, ये ठीक है ना। और ये नॉर्थ पोल से निकली, इस वाले नॉर्थ पोल से, ये सीधे इस साउथ पोल में जाएगी। तो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी बनेगी, ठीक है ना। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से जाएगी, देखो यहां से नॉर्थ से साउथ की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि इसको इस साउथ में मर्ज होना आसान होगा एज कंपेयर टू अगर ये इस साउथ में जाएगी। तो ये प्रिफर क्या करेगी सर, ये तो प्रिफर करेगी कि मैं कुछ ऐसे चली जाऊं, ऐसे, तो ये वाली ऐसे चली जाएगी, ठीक है ना। यहां से जो जाएगी वो भी ऐसे चली जाएगी, यहां से जो जाएगी वो भी ऐसे चली जाएगी, इसी तरह यहां से जो जाएगी वो भी ऐसी ही चली जाएगी। तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी जो इस नॉर्थ पोल और इस साउथ पोल से इमर्ज होगी। इसी तरह से यहां से जो नॉर्थ टू साउथ होना है, देखो यहां की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो ऐसे चली जाएगी, यहां की ऐसे चली जाएगी, तो हम ऐसे ही बना के जाएंगे। ये ऐसे चली जाएगी, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ, कुछ ऐसे। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे चली गई, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे, कुछ ऐसे।
ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर एग्जांपल नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे, इसी तरह से ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे। ये लाइंस बहुत सारी होगी, मैंने तो कम ही लाइंस बनाई। इधर से और एक लाइन जाएगी, इधर और एक लाइन होगी, इधर से और एक लाइन होगी, इधर और एक लाइन होगी, ठीक है ना। बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पे होगी। अब अगर आप देखोगे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। देखो अगर आप इस लाइन को आपस में मिलाओगे, इसी तरह से ये लाइन किसी लाइन के साथ मिल जाएगी, इसी तरह ये वाली लाइन भी किसी लाइन के साथ मिल जाएगी, ये वाली लाइन भी किसी लाइन के साथ मिल जाएगी, ये वाली लाइन भी किसी और लाइन के साथ मिल जाएगी। तो आप देखोगे दैट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप देख रहे हो ये जैसे रेडियस का काम कर रही है। किस रेडियस का? इस सर्कल की रेडियस का काम। जो आपको सर्कल दिख रहा है, आपने सिलेंडर को अंदर डाल दिया है, तो आपने सिलेंडर को अंदर डाल दिया है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सिलेंडर है, ये ऐसे, आपको टॉप व्यू ये दिख रहा है, ये यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको ऐसे दिख रही है। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, ये वाली ऐसे, ये वाली ऐसे, ये वाली ऐसे, ये वाली ऐसे। तो आपको दिखता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाती है जैसे वो रेडियस ऑफ द सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। इसीलिए हमने इसको कहा कि ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा, इसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का नाम दिया जाएगा, बिकॉज ये जस्ट लाइक बिहेव करता है जस्ट लाइक द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये रेडियस ऑफ सर्कल की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बना। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? अब 90 डिग्री एंगल कैसे बनाती है देखो, हम अब वही कंसिडर फिर से करेंगे। ये मैंने इस पे एक वायर वाउंड की है, सिलेंड्रिकल शेप्ड बेस मैंने लिया था, इस पे वही वायर वाउंड की है, और इसको मैंने बेसिकली अंदर ऐसे डाला है। ये ऐसे अंदर डाला हुआ है, ऐसे मैं दिखाता हूं आपको, ये ऐसे अंदर डाला हुआ है, कुछ ऐसे, ये देखो ऐसे, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अब अगर आप प्रॉपर्ली देखोगे कि ये जो वायर है ना, ये जो वायर यहां पे वाउंड की गई है, ये सिलेंडर के बाहर वाउंड की गई है, ठीक। और जब इस वायर को देखा जाएगा तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पे इफेक्ट नहीं करेगी, इस वाले पे इफेक्ट, ये वाली इफेक्ट नहीं करेगी। इस पे जो इस टाइम मैग्नेटिक फील्ड लाइन इफेक्ट कर रही है वो ये वाली होगी। देखो अगर हम इसको अंदर, देखो ये तो बाहर है ना, अगर मैं अज्यूम करूं कि ये अंदर चला गया, कौन? सिलेंडर अंदर चला गया, तो मुझे सिर्फ ये दिखेगा, ये मैं इधर बना रहा हूं सर, ये आपको दिखेगा, हाँ ये, ठीक। अब जो ये मुझे दिखा, तो ये वाली इसको इफेक्ट नहीं कर रही है, ये वाली इसको इफेक्ट नहीं कर रही है। इसको जो इफेक्ट कर रही है वो ये वाली कर रही है, देखो ये वाली इसको इफेक्ट कर रही है, इसको इफेक्ट कर रही है। देखो मैंने यहां तक ये कॉइल बनाई है, और इस टाइम इस कॉइल पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इफेक्ट कर रही है वो ये वाली लाइंस है, क्योंकि ये वाली लाइंस जो है ये सिलेंडर को क्रॉस करेगी, ये वाली, क्योंकि अंदर सिलेंडर है, ये वाली सारी लाइन सिलेंडर को क्रॉस कर रही है, ये कॉइल को क्रॉस नहीं करेगी। तो कॉइल को जो क्रॉस करने वाली लाइंस है वो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और हमें इस पोजीशन ऑफ द कॉइल पे इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कंसिडर करना होगा जब आपके पास कॉइल ऐसे है, ठीक है ना। अब देखो जरा आप कॉइल पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये सर इस पे, इसके प्लेन पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब जरा देखो परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द प्लेन ऑफ द कॉइल कितने डिग्री एंगल बनाएगा? सर वो तो इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा ऑब्वियसली, साथ किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ। अब जब टॉर्क प्रोड्यूस होगी तो ये कॉइल जो है फॉर एग्जांपल ये ऐसे मुड़ी, अब इस पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे देखो, आप इस पोजीशन को देख लो, इस पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे ये वाली लाइन अब काम नहीं करेगी, ये मैं हटा लेता हूं, ठीक है ना। अब कौन सी वाली लाइन काम करेगी? सर अब तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काम करने जा रही है, और प्लेन ऑफ कॉइल पे परपेंडिकुलर देखो, ये प्लेन ऑफ कॉइल पे नॉर्मल, इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। इसका मतलब ये है दैट जब कॉइल घूमेगी तो हर किसी पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काम कर रही है, उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे हमेशा नॉर्मल कितने डिग्री एंगल बनाएगा? 90 डिग्री एंगल, जो हमने पिछले लेक्चर में यूज किया।
इसी को हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का नाम देते हैं। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इट जस्ट लाइक बिहेव्स एज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये रेडियस ऑफ सर्कल की तरह बिहेव करता है। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है दैट कॉइल के घूमने के साथ साथ जहां कहीं भी आप कॉइल को रखोगे, जिस भी पॉइंट पे आप कॉइल को रखोगे, उस हर किसी पॉइंट पे जो नॉर्मल टू द कॉइल होगा वो हमेशा कितने डिग्री एंगल बनाएगा? 90 डिग्री एंगल बनाएगा। किसके साथ बोलो? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ। इसलिए हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में थीटा को हमेशा कितना डिग्री मान के चले थे? 90 डिग्री मान के चले थे। कब? अगर आप कौन सा फील्ड यूज कर रहे हो? अगर आप रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को यूज कर रहे हो। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। पहली बात यह है दैट व्हाट इज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होती है और इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? सेंसिटिविटी का मतलब यह होता है दैट आपके पास जो गैल्वेनोमीटर आपने बनाया है ये कितना सेंसिटिव है। कितना सेंसिटिव का मतलब यह है दैट ये कितना एफिशिएंट है, ये कितना एफिशिएंटली आपको डिटेक्शन ऑफ करंट दे सकता है। मैं एज्यूम करूंगा यहां पे हमारे पास दो गैल्वेनोमीटर है। ये मैंने एक गैल्वेनोमीटर कंसीडर किया है और ये दूसरा गैल्वेनोमीटर मेरे पास है। ठीक है, दो गैल्वेनोमीटर्स अलग अलग मैंने बनाए हैं। इसका अलग कॉइल लिया है, इसकी अलग कॉइल ली है, इसकी अलग नंबर ऑफ टर्न्स है, इसकी अलग नंबर ऑफ टर्न्स है एंड सो ऑन। अब ये इसका पॉइंटर है, 0 पे इसका पॉइंटर है और 0 पे इसका पॉइंटर है। आई सपोज इट, मैं सपोज करता हूं इस पे पॉइंटर 0 पे है, इसका भी पॉइंटर 0 पे है। मैंने सेम सर्किट लाया, ये एक सर्किट मेरे पास है और मुझे इसमें करंट डिटेक्शन करनी है। ये करंट डिटेक्शन मुझे करनी है। आई सपोज दैट इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो 1 माइक्रो एम्पियर है। मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूं। 1 माइक्रो एम्पियर करंट यहां पे पास कर रही है, ठीक है ना, या 10 माइक्रो एम्पियर करंट पास कर रही है, 10 माइक्रो एम्पियर ऑफ करंट पास कर रही है। मैंने जब ये वाला गैल्वेनोमीटर यूज किया, ये इसका पॉजिटिव होगा, टर्मिनल T1, ये इसका टर्मिनल T2 है। मैंने इस वाली लाइन को इधर जोड़ा, इस वाली लाइन को इधर जोड़ा, तो मैंने देखा कि इसने डिफ्लेक्शन दिखाई ऐसे ऐसे, तो मुझे लगा कि हाँ इसमें करंट है। अब मैंने सेम सर्किट को उस वाले गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल्स के साथ जोड़ दिया। ये टर्मिनल T1 है, ये T2 है, ये T1 है, ये T2 है। इसने भी डिफ्लेक्शन दिखाई, लेकिन इसने ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाई। इसने कम डिफ्लेक्शन दिखाई फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट जो इसको डिटेक्ट करनी थी। डिटेक्शन इसने की लेकिन डिफ्लेक्शन कम थी। इसने डिटेक्शन की लेकिन डिफ्लेक्शन ज्यादा थी। मतलब यहां पे डिफ्लेक्शन ज्यादा हुई, यहां पे डिफ्लेक्शन कम हुई। तो मैंने कहा ये वाला ज्यादा सेंसिटिव होगा। अब सवाल है सर कैसे सेंसिटिव होगा? देखो, अगर मैं 10 माइक्रो एम्पियर के बजाय 5 माइक्रो एम्पियर कंसिडर करूं तो इसका मतलब इसकी डिफ्लेक्शन का हाफ हो जाएगा। ये डिफ्लेक्शन यहां चली जाएगी और ये यहां चली जाएगी। देखो, अरे है कि नहीं? अगर मैं और हाफ इसका कर देता हूं, 2.5 माइक्रो एम्पियर मुझे मेजर करनी है, तो ये मुझे इतनी डिफ्लेक्शन दिखाएगा 2.5 पे। ये बताएगा 2.5 यहां पे है। सपोज ये मुझे इतनी डिफ्लेक्शन दिखाएगा 2.5 पे, लगभग ज्यादा नहीं, मामूली से डिफ्लेक्शन दिखाएगा ये। मुझे अगर इसका हाफ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे 1.25 चाहिए, तो ये 1.25 पे इतनी डिफ्लेक्शन दिखाएगा, लेकिन ये 1.25 पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। आप अगर समझ पा रहे हो, ये 1.25 को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा ये वाला गैल्वेनोमीटर, लेकिन ये 1.25 को आराम से डिटेक्ट कर पाएगा। इसका मतलब इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। ये वेरी स्मॉल करंट्स को भी मेजर कर सकता है, लेकिन ये वेरी स्मॉल करंट्स को मेजर नहीं कर सकता। गैल्वेनोमीटर दोनों है, डिटेक्शन के लिए दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा सेंसिटिव होगा और ये कम सेंसिटिव होगा। अब मुझे बताओ, अगर 10 माइक्रो एम्पियर पे और एक गैल्वेनोमीटर हमारे पास है, उसने डिफ्लेक्शन इतनी दिखाई, सपोज उसने डिफ्लेक्शन इतनी दिखाई, ये ऐसे, अच्छा ये तो इतनी होगी। इसने डिफ्लेक्शन फॉर एग्जाम्पल इतनी दिखाई, मतलब बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाई, तो 5 पे इतनी दिखाएगा, 2.5 पे इतनी दिखाएगा, 1.5 पे इतनी दिखाएगा। देखो 1.5 को ये आराम से मेजर कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। इसका मतलब जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन एक गैल्वेनोमीटर दिखाएगा, उतना ज्यादा उसको क्या मान सकते हैं कि आप उतने ज्यादा सेंसिटिव हो। तो सेंसिटिविटी कैसे डिफाइन की जाती है कि एक गैल्वेनोमीटर जो है कितना डिफ्लेक्शन दिखा सकता है। एक गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन दिखाएगा या एक गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर सकता है जब उसमें करंट
दी जाएगी। अगर उसने ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाई फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट, दूसरे गैल्वेनोमीटर से ज्यादा दिखाई, तो इसका मतलब वो वाला गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है एज कंपेयर टू द अदर वन। इसलिए हमारे पास दो किस्म की डिफ्लेक्शंस होती है, सॉरी दो किस्म की सेंसिटिविटीज होती है। एक सेंसिटिविटी को करंट सेंसिटिविटी कहा जाता है और दूसरे को वोल्टेज सेंसिटिविटी कहा जाता है। अच्छा, करंट सेंसिटिविटी का क्या मतलब है? करंट सेंसिटिविटी का मतलब यह है कि अगर आप 1 एम्पियर करंट पास करोगे, 1 यूनिट करंट पास करोगे, 1 एम्पियर करंट, 1 माइक्रो एम्पियर करंट, 1 मिली एम्पियर करंट पास करोगे एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू, इसमें कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अगर आप 1 यूनिट करंट को फेड करते हो गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन कितनी होगी वही उसकी सेंसिटिविटी को डिफाइन करेगा। अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा है तो सेंसिटिविटी ज्यादा है, अगर डिफ्लेक्शन कम है तो सेंसिटिविटी भी कम है। इस टाइप की सेंसिटिविटी को हम करंट सेंसिटिविटी का नाम देते हैं। कौन सी सेंसिटिविटी? करंट सेंसिटिविटी का मतलब है व्हाट इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी, व्हाट इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन अ गैल्वेनोमीटर जब आप 1 एम्पियर करंट, 1 माइक्रो एम्पियर करंट, 1 मिली एम्पियर करंट, जो भी आप यूनिट लेना चाहोगे, पास करोगे उसमें से। तो कैसे लिखते हैं हम इसको? हम बेसिकली ऐसे लिखते हैं, करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? डिफ्लेक्शन कितनी प्रोड्यूस होगी, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल, एक कॉइल, सॉरी इन ए गैल्वेनोमीटर, इन ए गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर में कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। एक यूनिट करंट अगर इसमें पास की जाए तो इसमें कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी, दैट वी कॉल एज, उसी को हम नाम देते हैं दैट करंट सेंसिटिविटी। तो कैसे लिखा जाएगा? IS में लिखूंगा करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी होगी कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई, अल्फा डिफ्लेक्शन को डिफाइन करता है जब आपने करंट पास की। टोटल डिफ्लेक्शन बाय टोटल करंट डिफाइन करेगा डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, टोटल डिफ्लेक्शन बाय टोटल करंट डिफाइन करेगा डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। इसी का मतलब है कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी जब आप 1 यूनिट करंट उसमें पास करोगे। अच्छा सर, अब हम जानते हैं, एज हमने अल्फा की रिलेशन कल डिराइव की थी, अल्फा जो है, अल्फा किसके बराबर होता है? अल्फा की वैल्यू हमने कल डिराइव की थी, या अल्फा की वैल्यू इससे पहले हमने लेक्चर्स में डिराइव की थी, इससे पहले की वीडियोस में डिराइव की थी। अल्फा की वैल्यू होती है NAB by K इंटू I। अगर आप देखोगे हमने डिराइव किया था अल्फा इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन प्रोड्यूसर, जो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, इज इक्वल टू NAB डिवाइड बाई K इंटू I। अगर हम यहां पे I की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू आपकी मर्जी है क्या निकालोगे, जरा अल्फा की वैल्यू सब शूट करो। करंट सेंसिटिविटी होगी अल्फा की वैल्यू कितनी? NAB बाई K इंटू I, कुछ ऐसे, और डिवाइडेड में है और एक I, सर डिवाइडेड बाय I और एक। अल्फा की वैल्यू ये NAB बाई K, NAB बाई K इंटू I, और डिवाइड में अपना I है, ये I और ये I कैंसल हो जाएगा, तो हमें करंट सेंसिटिविटी मिलेगी कितनी? NAB बाई K, NAB बाई K। अच्छा, इसी तरह से वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफाइन हो जाएगी। वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? यहां पे हमने क्या लिखा? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन अ गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू इट, वहां पे होगा पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। हम 1 यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई करेंगे, गैल्वेनोमीटर को 1 यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो उसमें कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी, उसको वोल्टेज सेंसिटिविटी का नाम दिया जाएगा। सो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन अ गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर में कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी पर यूनिट अप्लाइड, बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी गुड, पर यूनिट
अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना होगा उसको हम वीएस से डिनोट करेंगे। वोल्टेज सेंसिटिविटी किसके बराबर? अल्फा बाई वी के बराबर। अल्फा बाई आई डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, अल्फा बाई वी डिफ्लेक्शन पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, कैसे लिखा जाएगा? वीएस इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू हम जानते हैं एन ए बी बाई के इंटू आई, एन ए बी बाई के इंटू आई, ठीक है ना, डिवाइड बाई वी। वी की वैल्यू हम आई आर लिखते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर करंट इंटू रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई आई आर, कुछ ऐसे। अब इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, तो अगर हम इसको प्रॉपरली लिखें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हमें मिलेगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू एन ए बी बाई के इंटू आई मल्टीप्लाइड बाई, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, इसको डिवाइड बाई 1 लिखेंगे तो 1 डिवाइड बाई आर, 1 डिवाइड बाई आई इंटू आर, तो ये आई और ये आई कैंसल हो जाएगा। तो वीएस जो है वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी एन ए बी बाई के आर, एन ए बी बाई के आर। अच्छा, एन ए बी किसके बराबर है? एन ए बी बाई के करंट सेंसिटिविटी के बराबर, तो एन ए बी डिवाइड बाई के हम करंट सेंसिटिविटी लिख सकते हैं। एन ए बी बाई के बदले आई एस लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय आर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो हमारे पास गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव होना चाहिए कि नॉन सेंसिटिव? सेंसिटिव। इसका मतलब हमारे पास कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि हम गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज सेंसिटिविटी या करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं? देखो बेटा, करंट सेंसिटिविटी को अगर आप देखोगे ये कब बढ़ेगी? आप n बढ़ाओगे ये बढ़ेगा, a बढ़ाओगे ये बढ़ेगा, b बढ़ाओगे ये बढ़ेगा, और k कम करोगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। अब n क्या है सर? n नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल है, इसको जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स आप दोगे उतना ये is करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स देने में कुछ खराबी है। पहली खराबी यह है कि आपके पास जो गैल्वेनोमीटर है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से लेंथ ऑफ द वायर बढ़ जाएगी, है कि नहीं? जब लेंथ ऑफ द वायर बढ़ जाएगी तो आपको पता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। जितनी आप लेंथ बढ़ाओगे उतनी आप रेजिस्टेंस ऑफ द वायर भी बढ़ा रहे हो, और अगर आपने रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बढ़ाई तो ऑब्वियसली करंट की मेजरमेंट में या करंट की डिटेक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसका मतलब n एक अच्छा ऑप्शन था, लेकिन n को बढ़ाने से l बढ़ेगा, l को बढ़ाने से r बढ़ेगा, इसलिए ये प्रेफरेबल ऑप्शन नहीं है। कौन? नंबर ऑफ टर्न्स। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाया, मोटी वायर इस्तेमाल की, तो आप IS को बढ़ा सकते हो, आप IS को बढ़ा सकते हो। अच्छा नहीं, ये RF क्रॉस सेक्शन नहीं है। अगर आपने A को बढ़ाया, व्हाट इज A? A इज द एरिया ऑफ द कॉइल। कॉइल का एरिया आपको बढ़ाना है। कॉइल का एरिया कब बढ़ेगा? जब आप बड़ा सिलेंडर लोगे, उस पर फिर वाइंडिंग लोगे। मतलब आपके पास ये सिलेंडर है, इतना छोटा सिलेंडर है तो एरिया इतना होगा। आपके पास सिलेंडर बड़ा है तो एरिया बढ़ जाएगा। आपके पास और बड़ा सिलेंडर है तो एरिया और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन अगर आपने ए को इंक्रीज किया तो आपका गैल्वेनोमीटर बल्की बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा, क्योंकि जितना आप सिलेंडर का साइज बढ़ाते जाओगे उतना साइज ऑफ द गैल्वेनोमीटर बढ़ जाएगा। तो ये भी हमारे पास प्रेफरेबल ऑप्शंस नहीं है। तो दो ही ऑप्शंस हमारे पास है जो हम प्रेफर कर सकते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, दूसरा के की वैल्यू। आप जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाओगे, जितना आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज करोगे, उतना आप करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाओगे। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना चाहिए। और दूसरा, जितना आप के को डिक्रीज करोगे उतना आप IS को बढ़ा सकते हो। अब सवाल है कि के को कैसे डिक्रीज करें? के को डिक्रीज करने के लिए आपको ऐसा मटेरियल लाना होगा, क्योंकि के नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। आपको ऐसा मटेरियल चूज करना होगा जिसका के वैल्यू सबसे कम है, जैसे फास्फर ब्रॉन्ज। फास्फर ब्रॉन्ज के आपको स्प्रिंग्स यूज करने पड़ेंगे।
जो स्प्रिंग्स आप ऊपर और नीचे यूज करते हो, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, अगर वो आप फास्फर ब्रोंज के बनाते हो तो आप के की वैल्यू को डिक्रीज करते हो और आइस की वैल्यू को इंक्रीज करते हो, ठीक है ना। और बी को इंक्रीज करने का एक तरीका है कि आप एक मैग्नेट लगा सकते हो जिसको हॉर्स शू मैग्नेट कहा जाता है। इस हॉर्स शू मैग्नेट का ये क्राइटेरिया होता है दैट इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे सेट हो जाती है दैट ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए हमारे पास दो ही ऑप्शन प्रेफरेबल होते हैं। एक, या तो हम बी को बढ़ाएं और हॉर्स शू मैग्नेट का यूज करें, दूसरा या तो हम के को कम करें। के को कम करें मतलब हम जो स्प्रिंग्स है उनको ऐसे मटेरियल का बनाए जिसका के वैल्यू रिस्टोरिंग टॉर्क पर इनटू सबसे कम है, और हम यूज कर सकते हैं व्हाट्स कॉल्ड फॉस्फर ब्रोंज के अगर आप स्प्रिंग्स बनाओगे। इसी तरह से आप वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हो। एन प्रेफरेबल नहीं है, ए प्रेफरेबल नहीं है, बी हम चेंज कर सकते हैं, बी को हॉर्सशू बनाएंगे या इंक्रीज करेंगे, के को डिक्रीज करेंगे, फॉस्फर ब्रोंज से ट्रिप का यूज करेंगे, और आर को भी डिक्रीज करेंगे। आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, जो आपने अंदर वायर लगाई है उसकी रेजिस्टेंस। सर उसकी रेजिस्टेंस कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करने का मतलब यह है कि आपको वो वायर लगानी है जिसकी रेजिस्टेंस कम है, जैसे कॉपर। तो आप जो वायर अंदर लगाने वाले हो वो कॉपर ही होनी चाहिए, ठीक है ना, वो कॉपर ही होनी चाहिए, तभी आप सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर बढ़ा सकते हो। अब हमारा एक और वीडियो रह जाता है, एक और टॉपिक रह जाता है, किसका? गैल्वेनोमीटर का, जिसमें हम कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर पढ़ेंगे, और उसके बाद उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।